हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड आदाब। आज मेरे साथ हैं फाउंडर मेंबर एंड ट्रस्टी ऑफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म मिस्टर जगदीप चोकर। इन्होंने एडीआर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस मैटर पे शुरू से लड़ाई की है। उन्होंने पिटिशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, और सिर्फ एक इलेक्टोरल बॉन्ड का ही मुद्दा नहीं जो इन्होंने फॉलो किया है, बल्कि ईवीएम जैसे मुद्दे को भी एडीआर बहुत नजदीकी से फॉलो कर रही है और कोर्ट में लड़ रही है। आज एडीआर जैसे ऑर्गेनाइजेशन के कारण ही, जगदीप चोकर जैसे लोगों के कारण आज हम ये देख रहे हैं कि ये स्कीम रद्द कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ना सिर्फ ये, बल्कि उसका डेटा भी आज पॉलिटिकल पब्लिक डोमेन में है, जिसके जरिए हमें ये तो पता चला कि कौन सी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं जिन्होंने करोड़ों, हजारों करोड़ों रुपए में चंदा दिया है। सो जगदीप सर, वेरी वेरी वेलकम। आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय यू। आप जैसे लोग ही हैं जिनके कारण हम जैसे जर्नलिस्ट को भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है, एनकरेजमेंट मिलती है कि हाँ, कोई तो है जो इस लड़ाई में हमारा साथ दे सकता है। तो सर, अब हमें सबको पता है कि डेटा, इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा पब्लिक डोमेन में जो आया है पूरा नहीं है, आधा, मैं आधा भी नहीं कहूंगी, 2019 से लेकर आज तक है। सर, इस डेटा के ऊपर एनालिसिस एडीआर कर रही है, लेकिन अभी तक प्रिलिमिनरी क्या आपको समझ आ रहा है? बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारे रिपोर्ट्स में कहा है शेल कंपनी तो कुछ कह रहे कि ईडी से बचने के लिए उन्होंने चंदा दिया। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, मेरा ये कहना है कि अभी तक कंप्लीट एनालिसिस नहीं हुआ है। एडीआर ने भी एक रिपोर्ट बनाई थी जो कि ओवरऑल डेटा पे थी, जिसके बाद हमने ये कहा था कि क्योंकि ये डेटा शायद 21 फेजेस का है 30 में से, तो फेज वाइज एनालिसिस के लिए भी इन डेप्थ जाया जा सकता है और ग्रैन्युलर इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। वो निकलेगी, लेकिन ये होने में समय लगेगा। बहुत से लोग इस पे काम कर रहे हैं, अलग अलग संस्थाएं कर रही हैं। और रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने तो एक इलेक्टोरल बॉन्ड ट्रैकर नाम का कार्यक्रम भी शुरू किया हुआ है। तो इसमें समय लगेगा, लेकिन ये तो साफ है कि इसका जो ये कहना था कि इससे ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, वो तो नहीं हुई। लेकिन इससे जो पॉलिटिकल डोनेशन का इंतजाम या जो प्रावधान था, वो इतना छुप गया कि अंदर ही अंदर पर्दे के पीछे जो जो काम हुए, वो आज उनके बारे में देख के लोग अचंभा करते हैं। कम से कम मैं तो अचंभा करता हूं कि भाई ऐसे ऐसे लोग जिनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, जिन पे रेड हो रहे हैं, वो भी इलेक्टोरल बॉन्ड दे रहे हैं। और किसी कंपनी का फायदा, वो प्रॉफिट है 4.10 करोड़, और वो 300 करोड़ का चंदा दे रहा है। तो ये बड़ी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं माइंड बॉगलिंग बातें हैं। और इनको समझने में और इनको एब्जॉर्ब करने में और इनको एनालाइज करने में समय लगेगा। बहुत बड़ा मुद्दा है। और जो निकल रहा है वो तो हर संस्था, हर अखबार, हर टीवी चैनल, जो भी उनको लगता है कि ये इंटरेस्टिंग बात है, उसको खोल लेते हैं और उसके बारे में लिख देते हैं। या तो अलग अलग से, जैसे वो एक अंग्रेजी में ही फिर कहावत है, लेट ए थाउजेंड फ्लावर्स ब्लूम। तो जगह जगह से फूल निकल रहे हैं। वो सारे जब निकल जाएंगे, फिर उनकी एक ओवरऑल जायजा लिया जाएगा, फिर पता लगेगा। वो अभी इतनी जल्दी नहीं होने वाला। सर, एक चीज जो मैंने अपने मेरे सोशल मीडिया पे भी लोग पूछ रहे हैं कि बड़े नाम नहीं है, मतलब जो लोग कह रहे हैं टू एज नहीं है, टू एज मिसिंग है पूरे डोनेशन के लिस्ट में, वो क्यों है? ये जो नाम है इतने पॉपुलर भी नहीं है। तो इतना तो समझ आ रहा है कि डायरेक्ट डोनेशन का कोई लिंक अभी नहीं है। शेल कंपनीज का इस्तेमाल किया है, वो भी हम देख रहे हैं कि शेल कंपनीज यूज हुए। तो सर, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे कि क्यों डायरेक्ट डोनेशन नहीं है, शेल कंपनीज के थ्रू मनी रूट किया गया है, अगर किया गया है तो? देखिए, इसका पता तभी लगेगा जब वो सो कॉल्ड अल्फा न्यूमेरिक नंबर, जो आपने ही ढूंढा था, जो अल्ट्रावायलेट लाइट में दिखता है, जब वो मिलेगा, अगले 2-4 दिन में मिलेगा तो है ही, उसको लेके 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस पता लगेगी। और केवाईसी की सूचना पता लगेगी कि भाई एक आदमी जिसका नाम है राम प्रसाद, आई होप कोई राम प्रसाद जी मुझसे नाराज ना हो जाए इस बात पे, राम प्रसाद जी ने 1 करोड़ का बॉन्ड लिया और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया। तो वो इंडिविजुअल बॉन्ड का पता लगेगा।
फिर उस इंडिविजुअल बॉन्ड का पता लगने से जो खरीदने वाले हैं उनका केवाईसी मिलेगा। ये पर अभी मैं किसी दूसरे प्रोग्राम में था, एक सज्जन कह रहे थे कि कुछ बॉन्ड है वो मोनिका के नाम से खरीदा गया है, तो कैसे उसका पता लगाएं। मैंने कहा उसका जब केवाईसी मिलेगा तो पता लगेगा, और उन्होंने वो जिस पार्टी को दिया है उस पार्टी का नाम पता लगेगा। मोनिका जी से जब पूछा जाएगा कि आपने ये कहाँ से लिया, क्यों लिया, ये पैसा कहाँ से आया, तो पता लगेगा। इसमें काफी इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन होनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ एक और बात जो मैंने उस कार्यक्रम में कही, मैं दोहरा रहा हूं क्योंकि अभी कहा था कि ये इन्वेस्टिगेशन सरकारी एजेंसियां नहीं करेंगी और नहीं कर पाएंगी और ना ही कर सकेंगी, क्योंकि सरकारी एजेंसी जो भी है वो राजनीतिक दल के छत्र छाया में काम करती है। दल कोई भी हो, सरकार बदल भी जाएगी, जो अगली सरकार आएगी वो भी उसमें इम्पार्शल या बिल्कुल क्लियर स्वतंत्र इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहेगी। तो ये इन्वेस्टिगेशन मैंने वहां तो कहा था कि जनता को करनी पड़ेगी, लेकिन जनता, सारी जनता तो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी। आप जैसे लोग करेंगे, हमारे जैसे लोग करेंगे, रिपोर्टर्स कलेक्टिव जैसे करेंगे, और अखबारें करेंगी, टेलीविजन चैनल करेंगे, तो ये इन्वेस्टिगेशन लंबी चलेगी। इसमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास भी जाना पड़ेगा। शेल कंपनी तो बना ली, लेकिन शेल कंपनी के भी जो रजिस्ट्रेशन के कागज होंगे उसमें ये लिखा होगा कि इसके पीछे कौन है। अभी कुछ बात हो रही है, कंपनी है जिसको लोग कहते हैं ये रिलायंस की कंपनी है, और रिलायंस ने कहा है कि ये हमारी कंपनी नहीं है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं, मैंने अखबारों में पढ़ा है कि उसके जो डायरेक्टर हैं वो रिलायंस में काम करते हैं। तो इस तरह के जो लिंकेजेस बिहाइंड द सीन्स हैं, उसको कानून में कहते हैं पियर्सिंग दी कॉरपोरेट वेल, कि जो कॉरपोरेट का पर्दा पड़ा हुआ है उसके पीछे कौन है, ये ढूंढना पड़ेगा और इसमें समय लगेगा। सर, आपने ये जो कहा कि जो नंबर्स आएंगे, नंबर्स आने के बाद वो लिंक होगा, आप ये भी कह रहे हैं कि पहले पहले पहला क्वेश्चन तो मैं ये करती हूँ सर, जो नंबर है, नंबर जिस तरह से सीरियल नंबर मांग रही है कोर्ट, हो जरूर उन्हें देना पड़ेगा। बट मुद्दे की बात जो मुझे खुद एप्रीहेंशन है, जो मुझे खुद चिंता हो रही है, और मैं चाहूंगी कि मंडे को जो हियरिंग हो शायद ये चीज वहां तक कोर्ट में एक बार कह दी जाए, प्रशांत भूषण जी कह दें कि नंबर तभी हमारे लिए यूजफुल होगा अगर वो परचेजर का नंबर दे कि इस इंसान ने इस नंबर का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और पॉलिटिकल पार्टी ने इस नंबर का इलेक्टोरल बॉन्ड रिडीम किया, तभी हम उसको टैली कर सकेंगे। अगर इस तरह से हमारे पास डेटा आता है दो पार्ट में जो अभी एग्जिस्टिंग है, अगर इस तरह से डेटा नहीं आता है और किसी और तरीके से आता है, तो वो तो फिर हेल्पफुल नहीं माना जाएगा। देखिए ये मैं पहले भी कह रहा था, ये डेटा आने से पहले, कि जब डेटा आएगा उसके बाद ही पता लगेगा क्या आया है, और हमें फिर ये देखना पड़ेगा जो आया है उससे हम क्या कर सकते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि उससे हम ये नहीं कर पाएंगे। ये जरा सोच का ही फर्क है। लेकिन जो आप कह रही हैं, आपसे ज्यादा इस नंबर को कौन जानता है। जब हमें ये पता लगेगा कि AA423 बॉन्ड एक कंपनी ने खरीदा, और AA423 बॉन्ड इस पार्टी ने रिडीम किया, तो बात तो बराबर हो गई, वो तो सीधा पता लगेगा। तो बॉन्ड नंबर जो है वो एक कनेक्टिंग लिंक है। एक दफा नंबर पता लग गया तो वो तो फिर किसने ये नंबर कैश किया वो पता लगेगा ही लगेगा। बिल्कुल, तो और हमें परसों दोनों का और नंबर चाहिए। नहीं, नंबर एक ही है ना, बॉन्ड एक ही है। हाँ, बॉन्ड एक ही है, लेकिन नंबर तो दोनों डेटा में चाहिए हमें, मेरा बोलने का भाई मतलब। अने दोनों दोनों डेटा में ऑब्वियसली नंबर होना पड़ेगा। ये मैंने लिखा भी था कि ये आपने दिल्ली से बॉन्ड खरीदा और आपने पटना में एक पार्टी को दिया, और उस पार्टी ने कलकत्ते में जाके उसको रिडीम किया। कलकत्ते का रिडीम करने वाला बिना दिल्ली से पूछे तो रिडीम नहीं कर सकता कि भाई ये बॉन्ड जेन्युइन है कि नहीं। तो एब्सोल्युटली। कलकत्ते वाले पे भी रिकॉर्ड है और दिल्ली वाले पे भी रिकॉर्ड है, तो बिल्कुल, वो रिकॉर्ड तो फिर ऑटोमेटिकली मैच होगा। एकदम एकदम ठीक कहा सर। ये यही यही उम्मीद की जा रही कि इस तरह से आ जाए डेटा तो टैली हो जाएगा। दूसरी बात सर, आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। हम जैसे जर्नलिस्ट हो चाहे एडीआर हो, हम एक लेवल तक जाके उसको इन्वेस्टिगेट करके अपने लेवल पे उसको दिखा सकते हैं पब्लिक को कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी ऑफ करप्शन है, लेकिन एक्शन तो
जुडिशरी और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ही कर सकती है, तो उसके ऊपर जैसे कि आप सब कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, क्या एडीआर कुछ करेगी उस पर? फर्दर कोर्ट जाएगी, उस पर कुछ उम्मीद की जा देखिए, सकती एडीआर एडीआर तो सिर्फ ये गई थी कोर्ट कि ये स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाए। है? एडीआर का काम तो हो गया। अब एडीआर सारा काम तो एडीआर नहीं कर सकती, एडीआर के पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। लेकिन जब इस तरह की चीजें सामने आएंगी और जहां डेफिनेटिव लिंक्स एस्टेब्लिश होंगे, तब मुझे यकीन है बहुत लोग कोर्ट जाएंगे और फिर कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन होगी। ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज अपने आप नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वो राजनीतिक दलों के अंगूठे के नीचे रहती हैं, ये तो मालूम है सबको। तो कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन होनी पड़ेगी, और एक होगी कि दो होंगी कि छह होंगी ये मैं नहीं जानता। ये तो जैसे जैसे सूचना निकलेगी फिर उसको, जैसा मैंने कहा, उसको कोलेट करना पड़ेगा, उसको इकट्ठा करके ढूंढना पड़ेगा इसमें क्या क्या खास चीजें हैं, क्या क्या पैटर्न हैं, तब जाके फैसला होगा इसका क्या क्या किया जाएगा आगे। अभी जरा जल्दी है यहाँ जाने की, ये सोचने की। अभी तो जो डेटा इतना आ रहा है, फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको एब्जॉर्ब, उसको डाइजेस्ट और उसको एनालाइज करके कुछ ठोस निष्कर्ष निकालने की जरूरत है। सिर्फ इंडिविजुअल एग्जाम्पल से नहीं चलेगा। सर मैंने ये स्पेसिफिक क्वेश्चन, हाँ सर मैंने, स्पेसिफिक्स आएंगे तभी तभी जुडिशियल एक्शन हो पाएगा। एब्सोल्युटली सर, मैंने आपसे ये सवाल, आपसे मैं बताऊं, कल मैं घर वापस आ रही थी रात को, तो हमारे पड़ोस में जो सोसाइटी है उसके जो गार्ड थे, वो मेरे पास दौड़ते हुए आए। उन्होंने शायद कोई वीडियो देखा होगा मेरा, मेरे पास आए। तो उन्होंने मुझे तो पहले समझाया कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, वो उन्हें समझ आ गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैडम ये तो हो गया, लेकिन जिन्होंने करप्शन किया है, जिन्होंने घूस दिए, उनके उनको सजा मिलेगी, कि बात यही खत्म हो गई। तो मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि लोग समझ रहे हैं इस चीज को, करप्शन भी देख रहे हैं, लेकिन जो व्हाट नेक्स्ट वाली बात होती है, कि हमें ये तो पता चल गया इतने करोड़ों का चंदा रूलिंग पार्टी को गया, ऑपोजिशन को गया, उसके बाद क्या है? क्यों, कि क्या एक हफ्ते बाद हम इस पे बात करना छोड़ देंगे, सब आगे चले जाएंगे, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन भी आ रहा है? तो ये एक चीज शायद एड्रेस करने की भी जरूरत है। तो उस पर आप लोग फर्दर, आपने कहा है कि स्पेसिफिक्स आने पे आप लोग सोचेंगे, इसके अलावा भी कुछ आपको लग रहा है करना होना चाहिए? नहीं होगा, मुझे यह विश्वास है कि होगा। और मुझे यह भी विश्वास है कि हम तो खैर पिछले 2017 से अब तक, मैं सोचता हूँ 7 साल हो गए या 4 6 साल हो गए करते करते, तो हम तो आगे भी करेंगे। लेकिन हम एक बहुत छोटी सी संस्था हैं, ये बहुत बड़ा काम है, इसको और लोग भी करेंगे। मुझे ये यकीन है कि ये काम होगा। कौन करेगा, कैसे होगा, ये मैं इस वक्त नहीं कह सकता, लेकिन होगा। सिर्फ आपकी छोटी सी संस्था, आप लोगों को कभी डर, वैसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आए कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या सीबीआई कभी या आईटी आपके दरवाजे तक आ जाए? अब अभी तक तो कोई आया नहीं है, जब आएंगे तो उनको चाय पिलाएंगे और क्या। जी सर, आपने एक चीज और कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम तो खत्म हो गया, अब डोनेशन डिजिटाइज फॉर्म में होना चाहिए। इस पर आप कुछ बताना चाहेंगे, क्यों ये जरूरी है और क्या किया जाना चाहिए? नहीं, ये तो सिंपल सी बात है। लोग कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड खत्म हो गया, अब तो फिर आग लग जाएगी जैसे पहले लगी हुई थी। तो मैं ये कहता हूं कि भाई 1950 से लेके 2016 तक जो इंडियन डेमोक्रेसी है, उसकी दुनिया में तो वाह वाह हो रही थी कि भारत की लोकतंत्र बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड आने से पहले देश के लोकतंत्र का बुरा हाल नहीं था, लेकिन कुछ कमियां थी जिसको दूर करवाने की हम कोशिश कर रहे थे, 1999 से लगे हुए थे। तो वो कमियां तो थी और वो कमियां हैं। तो इलेक्टोरल बॉन्ड ने उन कमियों को ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया था। वो कॉम्प्लिकेशन अब खत्म हो गई है, तो वी विल गो बैक टू वेयर वी वर। तो वो काम तो चलता रहेगा और वो चलने की जरूरत है। तो ये सोचना कि इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म होने के बाद कुछ नहीं हो सकता, ये मैं बार बार ये कहता हूं कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो ये कहा गया था कि देश में सबको डिजिटल पेमेंट करना चाहिए। उस जमाने में ये पेटीएम बहुत मशहूर थी, इसका फ्रंट पेज पे ऐड भी आया था कि हर आदमी, आप रिक्शे वाले को पैसा दीजिए, सब्जी वाली को दीजिए, तो पेटीएम से दीजिए। तो अगर 10-10 रुपए की पेमेंट जनता
डिजिटली करेगी या करना चाहिए। ये कहा गया था कि कंट्री अब डिजिटल एज में जा रहा है एंड वी विल हैव ए कैशलेस इकोनॉमी। तो जब जनता को ये सब कहा जाता है तो राजनीतिक दलों को डिजिटल पैसा लेने में क्या दिक्कत है? और एक दफा डिजिटल हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, उसका रिकॉर्ड तो रहेगा ही। सवाल ये होगा कि वो रिकॉर्ड कैसे निकलवाया जाए, उसके लिए हमें आरटीआई एक्ट मिला हुआ है। तो डिजिटल होने से पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी ऑटोमेटिकली हो जाती है। कहने का मतलब ये डिजिटल इसलिए होना चाहिए कि उनको 2,000 रुपए का क्यों चाहिए एक विंडो के वहां से 2,000 रुपए कैश भी आता रहे। अरे भाई, आपको कोई 2 रुपए भी दे रहा है तो आप डिजिटली लीजिए, बात खत्म हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो ऑनलाइन ट्रांसफर करना बहुत ही आसान है और सबको हम सभी यूज करते हैं ऑनलाइन ट्रांसफर। आप रिक्शे में जाते हैं, ऑटो रिक्शा में, उसको भी आप पेटीएम या वो यूपीआई से पैसा देते हैं, भीम पे से देते हैं, जी पे से देते हैं। वो ही सारा होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टियों को, उसमें क्या दिक्कत है? तो सर इसके लिए कुछ आप लोग सोच रहे हैं आगे, या ये भी डिस्कशन का मैटर है? अभी तो हम बस टेलीविजन इंटरव्यू दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बट सर, कमेंडेबल जॉब जितना आप लोगों ने एडीआर ने किया है, इट्स एब्सोल्युटली थैंक यू। कमेंडेबल। प्लीज, दिस इज एम्बैरेसिंग, लेट अस स्टॉप इट हियर। No, थैंक यू। sir. Thank you so much for giving interview to Explain X. Thank you, sir. प्लीज एक्सप्लेन एक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें।